आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। हैदराबाद की वो जानी मानी सेलिब्रिटी, मीडिया इन्फ्लुएंसर, आरजे और कंटेंट हेड, यानी मेरी मुराद है आयुषी सिंह जी से। आयुषी सिंह जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం హైదరాబాద్. నేను మీ आरजे आयुषी फ्रॉम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर केबी जानी जी के साथ बातचीत जो होने वाली है हमारी। बिल्कुल। आयुषी, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप तो आरजे हैं और काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है आपका, लेकिन इसकी जो जर्नी, इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। अब देखो, क्योंकि आप पहले बोल दिए कि मैं एक आरजे हूँ तो मैं बोले बिना तो रह नहीं सकती ना, तो मैं आपके लिए सबसे पहले कुछ बोलना चाहूँगी, ठीक है जी। तो आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो, प्यास लगे तो लोगा पीते पानी, अच्छे इंसान नहीं पहुंचाते किसी को हानि। तो तालियां बजा दो क्योंकि हमारे साथ बैठे केबी जानी। इसका मतलब ये हुआ आयुषी कि आप हमारे इस स्टूडियो में नहीं बल्कि आपके स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ। एग्जैक्टली आपने उसका एग्जाम्पल दे ही दिया है। एग्जैक्टली तो एक आरजे ऐसा ही होता है, इनबिल्ट होता है सब कुछ, मतलब इसकी कोई अलग से कोई कोर्स या अलग से ये कोई पढ़ाया सिखाया नहीं जाता, ये अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। ये मैं आपके लिए बोलूंगी, ये मैंने आने से पहले सोचा भी नहीं था, बस आपको देखते देखते बयान कर अरे दी। वाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सवाल तो अधूरा ही रह गया कि भाई करियर की जो शुरुआत हुई वो किस तरह, पहले ये जो बकबके का सिलसिला शुरू हुआ वो किस तरह? ये बकबक का सिलसिला शुरू हुआ रात को। अच्छा। एक रात थी वो, जब मैं 10th क्लास में थी। अच्छा। और उस रात मैं रेडियो सुन रही थी, और उस रात को रेडियो सुनते 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 सुनते, उस वक्त पुराना रेडियो बॉक्स इतना बड़ा आया करता था, तो उसमें वो जो हेडफोन का जो जैक होता है वो लगा के रात को सुना करती थी। अब वो मसला इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, जैसे बोलते हैं ना, जब प्यार होता है तो वो रुकता नहीं, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आशिकी ऐसा ऊपर चढ़ते जाती ना। तो मेरे को रेडियो की आशिकी चढ़ रही थी, मेरे को बस रेडियो सुनना था, और मैं सुबह के 3 बजे तक रेडियो सुनती थी। अच्छा। 3 बजे तक रेडियो सुनो, फिर सुबह स्कूल जाओ। तो ये मसला ऐसे शुरू हुआ, रेडियो सुनते 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 आरजेस को लिसनर से बात करते हुए सुनना कि यार ये कितने अच्छे से बात कर रहा है, किसी को स्माइल करा रहा है, किसी को ट्रैफिक के बारे में बता रहा है, किसी को वेदर के बारे में बता रहा है, और गाने इतने अच्छे अच्छे, किसी के मनपसंद गाने प्ले कर रहा है, किसी को कपल को गाने डेडिकेट हो रहे हैं, पापा अपनी बेटी को गाना डेडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये मुझे करना है, मुझे भी लोगों के लिए ऐसा बनना है जब मैं स्माइल लाऊं और खुद का, मतलब जो मेरा टैलेंट है अंदर का, मैं यहीं पे दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी, पर मुझे पता नहीं था करना क्या है, कैसे करना है। एक 16 साल की लड़की को क्या ही पता होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, ऐसा ऊपर वाला दारी बना देता आपके लिए। तो मेरे लिए भी बना दिया। धीरे धीरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए मैंने, लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता है ये टैलेंट। पहले तो होती है आपकी आवाज़ उस लायक, दूसरा होता है वो एक कंटेंट को क्रिएटिविटी से समझना, तो ये तो खैर धीरे धीरे रहते रहते ही आता है। तो जिस तरह से मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग की मदद इस तरह से हुई कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़े, एक के बाद एक के बाद एक, धीरे 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 मंजिल मेरे को मिल गई। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरे को मंजिल तब मिली, ये उनके लिए जो गिव अप कर देते हैं, मैंने गिव अप कर दिया था। 5 साल का स्ट्रगल मेरा, हर रेडियो स्टेशन में मेरा हुआ रिजेक्शन। अच्छा। हर रेडियो स्टेशन में रिजेक्ट किया गया, मतलब मेरे को लगा अब मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं रेडियो के लिए बनी ही नहीं हूँ। अच्छा। हैदराबाद का ऐसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहाँ मैं रिजेक्ट नहीं हूँ, जहाँ मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई ना किया हो। हाँ। और जब मैंने ये पूरी उम्मीद छोड़ के एक विपरीत जॉब ज्वाइन किया, मतलब एकदम ऑपोजिट जॉब ज्वाइन कर ली मैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, जो मेरे को पता भी नहीं था, बस मेरे को पैसे कमाने थे। मैं ज्वाइन कर लिया, मेरे को लगा अब यही मेरी ज़िंदगी है, इसके बाद देख लेना 2 साल के बाद मेरी शादी हो जाएगी, मेरे 15-20 बच्चे होंगे, बस खत्म मेरी जिंदगी। ये सोच के साथ मैं 6 महीने वहाँ गुजारे, और ट्रस्ट भी, मेरे को एक दिन भी वहाँ काम करके अच्छा नहीं लग रहा था।
क्योंकि वो मेरा मन पसंदीदा काम ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है। वो तो मैं बस रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रही थी। और फिर 6 महीने के बाद मेरे को एक फ़ोन आया कि क्या तुम इसके लिए ऑडिशन देना चाहोगी। एक चैनल, हिंदी चैनल हैदराबाद में आया था। मैंने कहा क्या फ़ायदा, रिजेक्ट ही होना है फिर से। चलो ठीक है, फिर भी चले जाते हैं। दशहरे का दिन था 2015। ओके। पूरी रोड खाली। हाँ। और खाली रोड में मैं सुबह सुबह स्कूटी पे गई बंजारा हिल्स, एक कॉफ़ी शॉप के बाहर। वहाँ भी मेरी फूटी किस्मत। हाँ। जैसे मैं पहुंची कॉफ़ी शॉप के बाहर, एक टैंकर मेरे बगल में आया, खड़ा हुआ, पूरा भिगा दिया। अरे रे रे। पूरा पानी मेरे ऊपर, ऊपर से नीचे तक। अब मैं हो गई पूरी गीली। अरे। मैंने कहा ऊपर वाले, एक तो मैं कोई मेरे को ले रहा नहीं, ऊपर से आप मेरे को पूरा भिगा दिए। और मेरा इंटरव्यू, और अंदर बैठ के लोग वेट कर रहे हैं मेरे इंटरव्यू के लिए। अच्छा। कंपनी का हेड वेट कर रहा मेरा। मैंने कहा ठीक है, अपन चांस देंगे खुद को, जान दो, अब हो गए गीले, जान दो। फिर अंदर गई मैं, वो लोग भी हैरान परेशान हो गए, नहा कर आ गए क्या सीधा इंटरव्यू देने। फिर मैं उनको बताई नहीं है, मेरी किस्मत का कांड है और कुछ नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को याद है वो एक पल जहाँ पे मेरे को बोला गया, अपनी लाइफ को इस वक्त अभी एज अ रेडियो पे बोलते हुए मेरे को सुनाओ। अच्छा। कॉफ़ी शॉप में मैं भीगी, ठंडी लग रही। मैंने कहा ठीक है। मैंने आंख बंद की और मैंने सिर्फ वही बताया कि मेरे घर से लेके यहाँ तक की जर्नी को, दशहरे के दिन घर से मैं निकली, वाटर टैंकर ने भिगोया और उसको मैंने बॉलीवुड के साथ कनेक्ट किया। आहा। और मेरे दोनों वो जो थे बॉसेस, वो आंख बंद करके ऐसे सुन रहे थे। उसमें से जो एक बॉस था, उसने आंख खोली, उसने बोला ये आवाज़ रेडियो पे छाएगी। क्या बात। जो उसका पहला स्टेटमेंट था। मैंने कहा ओ, लगता है कुछ उम्मीद जगने वाली है। लेकिन वहाँ भी मेरे को बोल दिया गया वी विल गेट बैक टू यू। अरे। और लग गए पूरे 5 महीने। हाँ हाँ। 5 महीने में तो मेरी उम्मीद चकनाचूर होके मेरे को लगा आप क्या लेंगे, लेना होता तो उसी दिन ले लेते। सही बात। ले लेते। 5 महीने कौन वेट कराता है। लेकिन क्योंकि वो स्टेशन लॉन्च हो रहा था हैदराबाद में, लॉन्च होते होते उसको 5 महीने लग गए। फिर लॉन्च हुआ, उसके बाद सबसे पहला मेरा शो रेडियो पे ऑन एयर गया उस चैनल में। उस शो को मैंने 7 साल निभाया। उस स्टेशन को मेरे नाम से जाना गया और उसी स्टेशन पे मैं हमेशा इस नाम से फेमस हो गई। मैं हूँ आपकी आयुषी, जो लाती है फुल ऑन खुशी। क्या बात है। अगर मान लीजिए जिस तरह आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी कहानी को परोया, अगर वो चैनल नहीं आता तो आज ये आयुषी आयुषी नहीं होती, बल्कि किसी एक कंपनी में मैनेजर होती। और फिर जो जो भी आपने बताया, हाँ, वो सारी चीज़ें होती। वरना जो है आरजे के बजाय कुछ और होता। कुछ और होती, या तो मैं पूरा सोशल मीडिया पे ही होती, या तो मैं इनकी नौकरी खा गई होती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बेफिक्री के साथ हाँ, जहाँ जहाँ आपको ऑडिशन देना है, जहाँ जहाँ आपको बात करनी हो, आप आइए ज़रूर, क्योंकि आपका टैलेंट आपके साथ। नोस्ता हैदराबाद। बिल्कुल, आप 100% आयुषी को हम देखेंगे कोई और प्रोग्राम में। और हमारी भी नेक ख्वाहिशात है, क्योंकि आयुषी बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं। बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं कि आप तरक्की करें। नहीं बिल्कुल, और मैं आपके लिए भी सेम चाहती हूँ, बिकॉज आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब से हमारी मुलाकात हुई है, बिल्कुल। एक जो सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए आया है ना, मैं जब भी मिलती हूँ किसी से, मैं उनको डेफिनेट बोलती हूँ कि आप मिलो, ये जो हमारे राजेश खन्ना जी हैं, एक बार इनसे मिलो। अभी तो यहाँ पे आपकी मिमिक्री का टैलेंट नहीं देखा गया है। सही बात है। चलिए आयुषी, ये तो खैर हमारी बातचीत हो रही है, तो भाई नाजरीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए, रेडियो की दुनिया जो होती है उसमें आप दिखाई नहीं देती जी, लेकिन स्टेज की दुनिया में आपको फुल फ्लैश अपने आप को दिखाना पड़ता है। और हमें ये बताइए कि ये जो आरजे हैं और एक स्टेज की एंकर, हाँ, उसमें और इसमें कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं? बहुत फ़र्क। जब मैं रेडियो पे होती हूँ तो मेरे सामने कोई मेरे को घूर नहीं रहा होता। पहली बात तो ये, मेरे को पता है जो सुन रहे हैं वहाँ सुन रहे हैं, जो बोलना है बोल के ख़त्म करो। अच्छा बोलो, ऐसे नहीं, और ख़त्म करो। लेकिन भाई साहब, जब आप स्टेज पे होते हो ना, पूरी ऑडियंस ना आपको ऐसे शेर की तरह घूर रही होती है। और आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम एंकरिंग कर रहे हो, आपको भी पता ही होगा, बिल्कुल, मतलब नजरें मिलाने में ऑडियंस है ना आपकी, मतलब थोड़ी सी वो एक डर रहता है, हिचकिचाहट रहती है। हिचकिचाहट रहती है। वो हिचकिचाहट जाने में कुछ साल तो लग ही जाते हैं, लेकिन जब आपकी दोस्ती हो जाती है ना एक बार ऑडियंस से, वो स्टार्टिंग के जो 4-5 सेकंड होते हैं, स्टेज पे आप गए, आपको समझ में आ गया, ओ ये ऑडियंस रिएक्ट नहीं कर रही है, ओ ये रिएक्ट कर रही है, वो जो पल्स पकड़ लोगे ना आप,
फिर तो आप ही उनके साथ खेल पड़ोगे। तो मुझे रेडियो और स्टेज जो आपका सवाल है उसमें डिफरेंस ये लगता है कि रेडियो में आप एक बंद कमरे में बैठ के 1000 लोगों से बात कर रहे हो, तो वो आपको देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में ये रखना है, जैसे हमको समझाया जाता है कि जब आप रेडियो पे बात करो तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप 1000 से बात करो। आपकी नज़र में होना चाहिए एक इंसान। मेरी नज़र में जब मैं रेडियो पे बात करूँगी तो मैं सिर्फ जानी साहब से बात करूँगी, तो मैं ये बोलूँगी कि जानी तो तुम मुझे सुन रहे हो, तुमको कैसा, मैं ये नहीं बोलूँगी आप लोग मुझे सुन रहे हो। रेडियो में आप लोग नहीं बोला जाता, रेडियो इज़ वेरी 1 to 1। तभी आप जब सुनोगे आपको लगेगा हाँ ये लड़की मुझसे बात कर रही है रेडियो पे। लेकिन जब हम स्टेज पे होते हैं तो हम सबको एड्रेस करते हैं, आप सब यहाँ आए हैं, आप सब इसका हिस्सा बनिए, आप सब, तो हम वहाँ सबको एक साथ लेकर चलते हैं। बट रेडियो बहुत ही 1 to 1 है, तो ये एक डिफरेंस मेरे को रेडियो और स्टेज में काफ़ी लगता है। लेकिन एक बात है आयुषी, जिस तरह आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हैं कि भाई 1 to 1 होता है, बिल्कुल आप जानी से बात कर रही हैं या आयुषी से मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन स्टेज का जो माध्यम है, स्टेज पे बहुत सारा क्राउड होता है, उनको संभालना होता है, तो वो एंकर बड़ा होता है या रेडियो जैकी? हालांकि रेडियो में भी हजारों लोग सुनते हैं आपको, हाँ, सुनने के बाद कनेक्ट होते हैं, Correct. लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि स्टेज पर फौरी तौर पर लोग कनेक्ट होते हैं। अगर ये सवाल ना आपने बहुत ही अच्छा पूछा, मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एंकरिंग का कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सबसे डिफ़िकल्ट रेडियो होता है, सबसे डिफ़िकल्ट। एक अकेले कमरे में बैठ के बात करना हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप ऑडियंस में स्टेज पे होते हो और आप एक सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा ऑडियंस से, आप उनको गेम खेलने बुलाओगे तो वो गेम खेलने भी आ जाएंगे, आप जो बोलोगे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ अकेले कमरे में बैठ के मैं कब तक खुद से बात करूँ, और माइक सामने रख के सिर्फ खुद से बात करना, इट इज़ जस्ट नॉट ईजी। ऊपर से यहाँ पे तो मेरे को रिएक्शन भी नहीं पता है कि जो सुन रहा है वो कॉल करके क्या बोलेगा, किस तरह से बात करेगा, एक किस तरह से ट्रीट करेगा। मैं तो बस उसका फ़ोन लाइव उठा लेती हूँ। कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं जो ढंग से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल। कुछ कॉलर्स होते हैं जो बहुत खूबसूरती से भी बात करते हैं, तो ये एक रिस्क भी है, और प्लस अकेलेपन में बात करना एक कला होती है। नहीं, वो तो कला आपके पास मौजूद है, उसको मैं सल्यूट करूँगा, लेकिन एक अभी मीडियम चेंज हो रहा है, तो उस लिहाज से कई कॉलर्स से आप लोग बकरा बनाने के लिए कॉल्स करते हैं और उसको डिफरेंट वॉइस में बातचीत की जाती है। Correct. उसके ज़रिए से तो आपको एंटरटेनमेंट हासिल हो ही जाता है, तो आप अकेली कहाँ रहें? हर कॉलर बकरा नहीं होता है। बकरा तो एक स्पेशल सेगमेंट हो गया। हाँ। जैसे वो दिन में पूरा दिन एक ही चलता रहता है। बिल्कुल। पर रेडियो पे अलग अलग शोज होते हैं, 4 घंटे के। एक आरजे 4 घंटे स्टूडियो में अकेले बैठ के बोल रहा है ऑन एयर। 4 घंटे आप बोल रहे हो ना, आपको ये पता है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं। एक तो कभी कभार तो मेरे को ये भी लगता है मैं अकेले तो बात नहीं कर रही, कोई सुन भी रहा है कि नहीं। लेकिन थैंक्स हमारे लिसनर्स जो भाई रिएक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। 4 घंटे में 40 कॉल्स लेते हैं हम लोग, 40 से भी ज़्यादा कभी कभार तो 1 घंटे में 60-70 कॉल्स आते हैं। बहुत बढ़िया। 1 घंटे में उन सारे कॉल्स में से आपको नहीं पता कौन कैसे बात करेगा या कैसे रिएक्ट करेगा। आपको उनको एंटरटेन भी करना है, गाना भी सुनाना है, बीच में एडवर्टाइजमेंट इतने चल रहे हैं करके उनकी बुरी बातें भी सुननी है। तो ये सब स्टेज पे नहीं होता। स्टेज में बहुत सिंपल है, आपको एक स्क्रिप्ट दे दी गई है, आपको उस स्क्रिप्ट के हिसाब से भाई शो होस्ट करना है, खत्म करना है। यहाँ आरजे को खुद ही स्क्रिप्ट बनानी है, खुद ही कंटेंट बनाना है, खुद ही पेश भी करना है, खुद ही गाना भी प्ले करना है, खुद ही कॉलर भी उठाना है, और खुद ही सारे स्पार्कलर्स जो मुर्गा आप बोल रहे हैं या फिर बकरा जो आप बोल रहे हैं वो भी करना है। सोचो कितना काम है बाबा। नहीं, आपका काम देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आपने जिक्र किया, आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपके जो 4 घंटे हैं उसमें तकरीबन 60 कॉल्स आते हैं, तो ये हम क्या समझें, आपके प्रोग्राम में वो जान है, आप कंटेंट को लेके चल रही हैं, ऑडियंस का मिजाज समझकर या उनकी पसंद को मलहूज़ रखते हुए आप ये काम कर रही हैं, तभी तो आपको इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, या फिर कॉलर्स अपनी आवाज़ सुनने के लिए आपसे आपके उस रेडियो पे बात कर रहे हैं? यार पूरा फिक्स करके आए कि आज मैं आयुषी को किसी तरह से फंसा के रहूंगा। इसका जवाब ये है जी,
मैं अपने शो की बात करती हूँ। नहीं नहीं, आप ही के शो की बात हाँ, कीजिए, लेकिन ऑडियंस को पता चले आयुषी क्या यहाँ पे घपला बैठी हुई चल है, आरजे यहाँ पे बैठी हुई है और सामने के भी जानी है। ओ ये तो बात है ना। ब्रिंग इट ऑन, चलिए अब तो फिर बराबर होगा। तो देखिए, वो जमाना चला गया जब लोग अपनी आवाज सुनने के लिए रेडियो पे फोन करते थे। जी, अब उनको उम्मीद ही नहीं बची, उनको लगता है इतना तो ऐड बज रहा है, मेरी आवाज कहाँ ही आएगी, आरजे की ही सुनाई नहीं देती है। तो वो जमाना तो कम्प्लीटली गया। जैसे मैं आज के शो की बात करती हूँ, सुबह सुबह का मेरा शो, सुबह सुबह 7 से 11 में शो करती हूँ। भाई 7 बजे तो कोई नहीं उठता अपनी आवाज़ सुनने के लिए या कोई फ़ोन नहीं करेगा। तो मेरी जो पहली लिंक थी, जैसे हम जो रेडियो पे हम बोलते हैं उसको लिंक कहते हैं, तो मैंने अपनी पहली लिंक में खाली इतना कहा कि बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह इतनी ठंड में उठ के ऑफिस आना और अकेले आके स्टूडियो में बैठ के आपको एंटरटेन करना। तो आपका इतना फ़र्ज़ नहीं है कि मतलब ये जो अकेली बैठी लड़की, आप उसको एक छोटा सा फ़ोन कर लो और उससे प्यारी सी बात कर लो, आपका दिन भी बन जाएगा, मेरा दिन भी बन जाएगा। अब इससे हुआ क्या, इससे कॉलर फील किया कनेक्टेड कि भाई ये तो हमारी तरह बात कर रही है, ये तो बहुत रेलेवेंट है। उसके बाद धड़ाधड़ बजने लगे फ़ोन। 7 बजे मैं शॉक हो गई, सुबह के 7 बजे। और फिर मैंने फ़ोन कॉल्स लेने शुरू किए। कुछ नहीं, कोई हैदराबाद टू गुजरात ट्रैवल कर रहा है, ORR पे है तो उसने मेरे को फ़ोन कर दिया। कोई हैदराबाद टू वारंगल ट्रैवल कर रहा है अपना बर्थडे मनाने, तो उसने कहा अक्का क्योंकि आप अकेले हो ना, तो हम तो ड्राइव कर रही, तो हमने सोचा आपको हेलो बोल देते हैं। मैंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसको बर्थडे भी विश कराना है साथ में, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो उसको बर्थडे विश किया। अब गुजरात वाला बोलता है मैडम गुजरात जा रहा हूँ, बोलो आपके लिए ढोकले ले आऊँ। तो आप समझ रहे हो कि लिसनर्स आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं जब आप उनको ये फीलिंग दे देते हो कि ये तो हमारे जैसी है, ये तो एकदम रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात कर रही। रेलेवेंट, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली हमारे हैदराबाद में वो जो घोड़ा लेके डिलीवरी करने गए, घोड़े हाँ, पे हाँ, खाना, बिल्कुल बिल्कुल। खाना, अभी जैसे वो चीज़ हुई, वो घोड़े पे जो डिलीवरी की उन्होंने, अगले दिन वो बंदा मेरे शो पे था फोन पे। अच्छा, तुरंत हमने तो ये रेलेवेंस कि जो ऑडियंस सोच रही है वो सुन भी रही है रेडियो पे। ये जब रेडियो पे होता है तो लिसनर आपको अपनी आवाज़ सुनने के लिए नहीं, वो आपके लिए कॉल करता है। रेडियो को ब्रांड मीडिया कहा जाता है। ऐसे में पहचान सिर्फ आवाज़ की होती है। Correct. जब आप दिख जाती हैं तो जो 60 कॉल्स आपने बताया और कितने बढ़ सकते हैं? बढ़ गए हैं क्योंकि अब मैं दिखने लग गई हूँ। तो अभी 2023 में रेडियो सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि अब जो रेडियो है उसको सिर्फ रेडियो नहीं कहा जाता, अब उसको डिजिटल रेडियो कहा जाता है। जो आप रेडियो पे सुनेंगे वो आप डिजिटल पे देखेंगे, ये अब हैंड इन हैंड चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने बात की वही घोड़ा गाय जी, की, बिल्कुल। वही सेम इंटरव्यू जो मेरा ऑडियो है मेरी फोटो के साथ या मेरे वीडियो के साथ हम सेम डिजिटल पे भी डालते हैं उसको। तो जो वहाँ की ऑडियंस होती है हम उसको बोलते हैं कि अगर आपको मज़ा आया तो अगले दिन ट्यून इन कीजिए रेडियो पर भी इसको सुनने के लिए। और जो रेडियो की ऑडियंस होती है और सुनना है आपको, जाइए इसको देखिए डिजिटल पे। तो डिजिटल रेडियो की वजह से हो ये रहा है कि जो हमारी डिजिटल ऑडियंस है, सब नहीं बोलूँगी क्योंकि जेंजी लोग नहीं आते भाई रेडियो सुनने के लिए, ये हम जैसे बुजुर्ग ही सुनते हैं, ठीक है, वो नहीं आते। तो उनको डिजिटल मीडियम से लाना तो मुश्किल है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मेरे खुद मुझे मैसेज करते हैं, आज मैंने आपको सुना रेडियो पे, मेरे लिए ये गाना डाल दो ना प्लीज़, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए डाल दो ना, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे को डांस करना है, गाना डाल दो। ऐसे लोगों की ख्वाहिशें आती हैं। तो डिजिटल रेडियो की वजह से अब रेडियो दिखाई भी देगा और रेडियो सुनाई भी देगा, ये हम रेडियो पे बोलते भी। अगर हम आरजे की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, तो अभी जो भी आरजे आएगी या आएगा उसको फुल फ्लैश, क्योंकि डिजिटल रेडियो की आपने बात की है, करेक्ट, तो बेचारा आवाज़ में भी परफेक्ट हो, हाँ, और लुक में भी परफेक्ट हो, हाँ, तो ही Correct. वो सेलेक्ट हो सकता है। करेक्ट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी कंटेंट हेड हूँ, तो जी। मैं एक आरजे हायर कर रही हूँ भाई, फीमेल आरजेस कोई भी जो इंटरेस्टेड हो मेरे को अपना रेज्यूमे भेज सकती है। तो मैं एक मेरी मायूसी बढ़ चुकी है। फीमेल आरजेस को मौका दे रहे हैं हम। जी, तो फीमेल आरजेस में मेरी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताती हूँ जो हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो होनी चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अच्छा, आरजे के लिए अब हमें सिर्फ आवाज वाला कोई नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,
जिसको सोशल मीडिया पे वीडियो में बात करना भी आता हो और जिसको रेडियो पे भी बात करना होता हो। तो अभी रिक्वायरमेंट ऑफ एन आरजे डेफिनेटली चेंज हो गई है अभी। और रेडियो स्टेशन अब वैसा काम भी नहीं करते हैं जानी जी, कि मतलब आप सिर्फ आ रहे हो 4 घंटे का शो कर रहे हो जा रहे हो ना। अभी आपको सब करना है, आपको आना है स्टेशन में, अपने शो का कंटेंट बनाना है, फिर उसके बाद स्पार्कलर का कंटेंट लिखना है, फिर उसके बाद आपको डिजिटल में क्या वीडियो बनाना है उसका कंटेंट लिखना है, फिर उसके बाद आपको अगले 3 महीने में स्पेशल डेज जो भी रहेंगे, त्योहार जो भी रहेंगे, उस पर क्या करना है वो भी करना है। तो ये सब होने लग गया है। इसके लिए भाई सबसे पहले तो कोई ऐसा होना चाहिए जो प्रेशर हैंडल कर सके, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा, जिसको क्रिएटिविटी समझ आती हो, जो कंटेंट के साथ खेल सके। और तीसरा भाई, जो सोशल मीडिया भी हैंडल कर सकता है अपना, क्योंकि हमको अब ऐसा कोई बंदा चाहिए नहीं जो सिर्फ, आई थिंक कोविड के बाद अब कहीं भी आप एक काम के करते हुए नहीं टिक पा रहे हो, डबल ट्रिपल मल्टीटास्किंग तो अब चाहिए ही चाहिए। तो रेडियो में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो यही वजह है कि आप यहाँ पर आई हैं ताकि दूरदर्शन में भी आपका एक प्रोग्राम दिखाई दे। सर मैं अज़राए मजाक बता रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि भाई कोविड के बाद कोई एक काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आयुषी सिंह भी 2-3 काम करेगी, कंटेंट हेड भी रहेगी, आरजे भी रहेगी और मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने बताया है। तो बहरहाल मैं ये थोड़ा लेट आ गए लोग, ये तो कोविड के बाद थोड़ा लेट हो गए। मैं तो जब 16-17 साल की थी ना, मैं तब सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक न्यूज़ चैनल में एज अ रिपोर्टर काम करती थी, और फिर रात को 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक एक ऑनलाइन रेडियो में काम किया करती थी, और फिर उसके बाद 11 बजे से लेके 12 बजे तक एक ऑनलाइन क्लास लेती थी। मैं तब से ही मल्टीटास्किंग चल रहा है। क्या बात है। तो इन्होंने अपनी काबिलियत बता ही दी है, तो अब तो प्रोग्राम बनता ही है। बहरहाल आपने जिक्र किया मीडिया इन्फ्लुएंसर का, तो अभी आए दिन आपके जो वीडियोस, रिव्यू के वीडियोस काफ़ी पॉपुलर होते हैं, 2-3 मिलियंस लोग देख के काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप जो भी फिल्म के बारे में रिव्यू करती है वो बड़ी ज़बरदस्त होता है। थैंक यू। उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो स्लैंग का आप इस्तेमाल करती हैं वो किस तरह, अब आप जो भी फिल्म देखती हैं तो फिल्म से ज़्यादा आप जो तवज्जो देती हैं या फिर कॉन्सेंट्रेट करती हैं कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, यही होता है, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखती हैं? नहीं, फिल्म तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, लेकिन फिल्म देखने के बाद किसी को सच्चाई बतानी होती है। अच्छा। मेरे अंदर होती है भड़ास। अच्छा। जो मैं किसी दोस्त को फोन करके बोलूँ तो वो उतना इंटरेस्टेड रहती नहीं है, उसको क्या करना है। फिर मैं बनाती हूँ वीडियो कि अब मैं करूँगी अपने दिल की बात। अगर पिक्चर अच्छी होती है तो मैं अच्छा भी बोलती हूँ, लेकिन अगर पिक्चर बुरी होती है ना, फिर तो मैं जो खुल के अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ ना, अपने चिच्चास मच्चास के साथ, फिर मेरे को जो मज़ा आता है ना, और उस पर मेरी ऑडियंस का जो रिएक्शन, मतलब आधी ऑडियंस सपोर्ट करेगी, आधी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी। जो सपोर्ट नहीं कर रही उनको ये लोग लड़ मरते हैं, तो ये लोग आपस में जो लड़ते रहते हैं वो देख के भी मेरे को बहुत मज़ा आता है। और मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सबसे बात करूँ। आई थिंक सोशल मीडिया में अब ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक पोस्ट डाल दिया, अब तो बस पब्लिक लाइक पे लाइक करेगी, ऐसा नहीं होता। आपको उतना ही इंटरेक्टिव भी होना होता है पब्लिक के साथ, उतना ही बात करनी होती है। तो मेरे को तो रिव्यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं बता दूँ, मैं दिल से, सच्चे मन से रिव्यू करती हूँ, जो दिल की बात है ना, अच्छी बुरी दोनों। जब आप मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इतनी ज़्यादा हिट हो गई है, इतना ज़्यादा आप बोलती हैं, बहुत अच्छा रिव्यू करती हैं, तो फिर नए आपको आरजे की क्या ज़रूरत है, नए लड़कियों की क्या ज़रूरत है? तो सारा काम मैं ही करूँ क्या? नहीं बाबा, इतना काम नहीं करना, इतना पैसे नहीं देते मेरे को रेडियो वाले। मैं अपना शो करती हूँ, एज अ कंटेंट हेड पूरा स्टेशन चलाती हूँ, और जब फ्री वक्त मिलता है वीडियो बनाती हूँ। भाई बॉस मेरे कपड़ा रोटी मकान के लिए दूसरे करेंगे, सबका काम मैं थोड़ी कर सकती हूँ। ऐसे वो जो दुर्गा माता होती है जिनके 10 हाथ होते हैं, मेरे भाई 2 ही है, उसमें से जितना हो पा रहा मैं कर रही, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता। हाँ दो भाई, मेरे स्टेशन वाले सुन लियो तो आने नहीं देंगे नई लड़की को। हाँ आयुषी अच्छा बोले, जानी जी तुम ही कर लो ना, वो आइडिया अच्छा था। तो बहरहाल अपनी जो गुफ्तगू हो रही है, जो बकबक चल रही है, वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। हाँ। तो नाजरीन, इस बकबक के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजे आयुषी सिंह जी।
आयुषी सिंह जी, आपने इब्तदाई दौर की बातें तो हमसे शेयर की, लेकिन आवाज़ की लहरों में अपनी आवाज़ को पहुंचाना और लोगों को अपनी बकबकी सुनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल, ये हमें ज़रूर बताएं। तो रेडियो पे मतलब एंटरटेन करना कितना हाँ, आसान है या हाँ, कितना बिल्कुल। मुश्किल है? एक्चुअली रेडियो पे एंटरटेन करना मुश्किल था मेरे लिए। जब मैंने शुरू किया बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक आसान पब्लिक ही करती है, ऑडियंस उसको काफ़ी आसान कर देती है अपने रिएक्शन से। लेकिन अब रेडियो काफ़ी मैं बोलूँगी मेहनती ज़्यादा हो गया है, बिकॉज आप सिर्फ रेडियो में काम बोल नहीं रहे हो, आप सैकड़ों चीज़ें साथ में और कर रहे हो। लेकिन जिसको रेडियो से प्यार होगा ना, वो ये करेगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा ये करना। तो रेडियो पे एंटरटेन करने की जो बात आती है, अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी हो गए हैं एंटरटेन करने के। मतलब एक शो आ रहा है जो सिर्फ प्यार के ऊपर है, एक शो आ रहा है जो सिर्फ गॉसिप्स के ऊपर है, एक शो आ रहा है जो भजन के ऊपर भी है, सुबह सुबह आता है। तो हर शो का अपना फ्लेवर है, एंटरटेन करने का अपना तरीका है, हर आरजे का अपना एक पर्सनैलिटी है। आरजे की पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है शो पे, वो किस तरह से कनेक्ट कर पा रहा है या कर पा रही है लिसनर के साथ। अगर वो एक बार कनेक्ट हो गई ना, फिर तो बंदा आएगा ही आएगा सुनने, और क्लाइंट्स भी आएंगे स्पॉन्सर करने। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया कि जो एंटरटेनमेंट का मामला है, मतलब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हैं आप, फिर लोग खुद तफरी का सामान मुहैया करते हैं, तो जिसकी ज़रिए ही आपका ये शो चल पड़ता है। करेक्ट और फिर आप में उतना दम भी होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, कोई एक कंटेंट चल रहा है, उस पर आप कितना बोल पाती हैं और लोगों को किस तरीके से कनेक्ट रखा जा सकता है। करेक्ट। अगर मान लीजिए लोग आपका ये शो सुन नहीं रहे हैं, क्यों ऐसे बोल नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं, मैं, मेरा सवाल है, तो ऐसे में आपकी ये जो बकबकी है, हाँ, कहाँ पर आके रुकेगी? मेरी ये बकबकी नहीं रुकेगी, क्योंकि अब तो भाई पूरा आसमान है मेरे पास। अच्छा, सोशल मीडिया भरा हुआ है मेरे पास। जब मैंने एक चैनल से एक रेडियो स्टेशन में जॉब छोड़ी, ठीक है, तो मैं कुछ दिन खाली थी, 2 महीने 3 महीने। मेरे को लगा अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास रेडियो नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी चीज़ की लत लग जाती है तो आपकी बॉडी कांपने नहीं लगती है। हाँ। मेरे साथ वैसा हो रहा था, क्योंकि मैंने 7 साल रेडियो में काम किया और सडनली अब शो नहीं है। मैं वो कपकपी महसूस कर पा रही थी, मैं नींद में भी बोलने लग गई थी रेडियो के चैनल का नाम, मैं ये आरजे आयुषी आप सुन रहे हैं, ये सब होने लग गया था। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब वो दौर चला गया कि आपने अगर रेडियो छोड़ दिया है तो जब तक कोई दूसरा रेडियो स्टेशन नहीं लेगा आप नहीं कर पाओगे कुछ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप देखते हैं टीवी चैनल्स में आजकल बड़े बड़े इवेंट्स में सेलिब्रिटीज़ को कम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आगे रखा जा रहा है। तो अगर रेडियो कल को नहीं होता है मेरी लाइफ में, तो डेफिनेटली मेरा सबसे बड़ा मीडियम सोशल मीडिया ही है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, आपकी मंजिल, क्या पता मुझे उससे भी बड़ी मंजिल तक पहुँचा दे। नहीं, बिल्कुल आपको तो मंजिल मिलेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं और मल्टीटास्क। ख़ास बात तो ये है, जिस तरह आपने बताया कोविड के बाद लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, 4-4 काम कर रहे हैं, तो आप तो 5 काम करने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो देख चुका हूँ। तो बहरहाल जिसके पास टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही निकाल लेता है कि भाई यहाँ पर ये शो किया जा सकता है। बिल्कुल, बेशक। मेरे स्टेशन में मेरे खुद के कुछ आरजेज हैं, क्योंकि मैं उनकी बॉस भी हूँ। मेरा एक आरजे है जो एक रियलिटी शो का विनर है, अच्छा, एक आरजे है जो रियलिटी शो का कंटेस्टेंट है, एक आरजे जो आज ही दुबई गया एंकरिंग करने, फिर एक आरजे है जिसकी हैदराबादी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मिमिक्री से। तो देखिए, बेसिकली कहीं ना कहीं हम सब बैठे हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। मेन जरिया टैलेंट है, पैशन है। ये ना एक उम्र तक अच्छा लगता है कि पैशन है पैशन है पैशन है, कम में कर दिया, लेकिन एक उम्र के बाद पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये मीडियम बहुत अलग जरिए भी देता है पैसे कमाने के। तो आप अगर रेडियो में हैं तो सिर्फ आप एज एन आरजे काम नहीं कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट राइटर काम कर सकते हो, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर सकते हो, आप एंकर काम कर सकते हो। अब आजकल तो पॉडकास्ट जो सबसे नई चीज़ है। हाँ, जो आपने मेरे से पूछा, अगर मेरे पास रेडियो नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं पॉडकास्ट करूँगी। फिर तो मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं होगी, मेरी तो ऑडियंस पूरी वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। किसी भी कोने में बैठ के कोई भी पॉडकास्ट सुन सकता है।
यूट्यूब पे आप वीडियोस करिए आपको उसके पैसे मिलते हैं, फेसबुक पे आप वीडियोस करिए आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो आप अगर इस मीडियम में हैं ना तो अपने आप रास्ते बनते जाएंगे आपके लिए। सही बात है, जिस तरह यहाँ पर आपका रास्ता बन रहा है। बहरहाल चलिए, ये तो खैर मैं आज़राए मजाक बातें कर रहा था। आयुषी, एक बात है, क्योंकि नाजरीन हम आपको बता दें कि आयुषी सिंह जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये तेलुगु का बहुत ही मशहूर प्रोग्राम रोज़ाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पेश करती हैं। और आज हमने इनको इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है, लेकिन उर्दू के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ तेलुगु में लाजवाब ये जवाब देती हैं। तो क्योंकि आप जो गुफ्तगू हो रही है वो है हिंदी उर्दू में, हाँ। लेकिन तेलुगु का जहाँ तक मामला है, आपका खुद प्रोग्राम तेलुगु में होता है। हाँ। तो ये जो तेलुगु आपने सीखी है वो किस तरह? बेसिकली हुआ ये कि मैंने 7 साल हिंदी स्टेशन में काम किया। ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी तेलुगु चैनल में काम कर सकती हूँ, मेरे को तो इतनी काबिलियत लगती नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन शायद क्योंकि मैं बचपन से हैदराबाद में हूँ, मेरे घर में जो मेड थी वो भी तेलुगु में ही बात करती थी और मेरा ज़्यादातर समय उसके साथ बीतता था। अच्छा। तो मेरी तेलुगु का क्रेडिट जाएगा मेरी उस अम्मा को। अच्छा। उन मेड को ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही एक्चुअली मेरी तेलुगु। और उसके बाद दोस्त जो बनते हैं आपके, तो टूटी फूटी तेलुगु आती थी मेरे को तब, मतलब वो जो एक नॉर्थ इंडियन लड़की टूटी फूटी तेलुगु जो बोलती है। लेकिन वो धीरे 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 वो तेलुगु कब डेवलप होती चली गई, फिर मैंने एक तेलुगु में शो भी कर दिया टीवी पे, और आज मैं तेलुगु चैनल में ही तेलुगु कंटेंट भी बनाती हूँ, शो भी करती हूँ, आरजे से भी बात करती हूँ। तो मेरे को भी विश्वास नहीं होता, पता नहीं कैसे। तो आई थिंक सीखने की चाहत ज़्यादा है शायद मेरे अंदर, मैं जल्दी सीख लेती हूँ, ग्रैस्प कर लेती हूँ शायद इसीलिए। जैसे मैं फिलहाल सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आपकी मिमिक्री की कला है मैं इसको कैसे चुराऊँ। नहीं, ये आप इधर मत आइए। देखिए, कुछ तो हमारे पास रहने दीजिए। आप सारी चीजें कर पाएंगी तो फिर हम क्या करें? हम बेकार रहें? नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, आप तो वो कार हैं जो ईवी से भी, इलेक्ट्रॉनिक कार से भी ज्यादा भागेगी, आप बेकार नहीं हैं। नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं तो। बहरहाल नहीं, लेकिन चलिए अच्छी बात है आपने अच्छा, बताया। अभी आप एक बात बताइए, ठीक है? अभी आप मुझसे एक सवाल पूछिए राजेश खन्ना स्टाइल में। अच्छा। हाँ। अरे जी। ये नहीं, है ये नहीं आयुषी, जिस दिन भी मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा तब आपको ये मौका जरूर दूंगा। नहीं नहीं, ये आप जो खिसकने का जो आपने रास्ता अपनाया हुआ है। चलिए, आपके फेवरेट आर्टिस्ट की आवाज में, सिर्फ राजेश खन्ना तक लिमिट नहीं कर रही। नहीं, एक सवाल, अच्छा आयुषी कैसी हो इतना तो बोल दो। देखो आयुषी, तुम हमें नहीं जानती, हम राजकुमार हैं। बहरहाल आयुषी के पास टैलेंट है, वो कुछ भी करवा सकती है सामने वाले आर्टिस्ट से। तो बहरहाल इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ये तो मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी करवा लिए, हीरो हीरोइनों से भी। सही बात है, सही बात है। एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आयुषी के, ये जो रेडियो जैकी बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल? क्योंकि जो ऑडियंस, जो भी नौजवान आपकी इस फील्ड से रेडियो जैकी के तौर पर अपनाना चाहता है, उसे आप क्या सलाह देंगी या क्या मशवरा देंगी? पहली बात तो, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बोलते हैं तो आप आरजे बन सकते हैं, ये ना आपकी गलत फहमी है। इससे बड़ा मिथ कोई लाइफ में नहीं है। क्योंकि अगर आप बकबक करते हैं, आप बहुत बोल सकते हैं। यूजुअली आंटीज को मैंने देखा है, మా పిల్ల ఏమన్నా మాట్లాడుతుంది తెలుసా, ఆర్జే అవుతుంది, మా పిల్లగాడు అసలు ఎట్లా మాట్లాడతాడంటే आरजे అయిపోతాడు, ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को वहम। बिल्कुल नहीं, आरजे बनने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन को आपको किस क्रिएटिव तरीके से डिलीवर करना है। ये बात मैंने एक जगह और बोली थी। टीवी में आपको आधे घंटे का सीरियल मिलता है देखने के लिए, न्यूज़ चैनल में भी आपको 20-25 मिनट की बुलेटिन मिलती है बोलने के लिए, स्टेज पे आपको 3 घंटे मिलते हैं बोलने के लिए, लेकिन रेडियो में आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए। और आपको वो 1 मिनट में, जो 3 घंटे में स्टेज पे जादू होता है, आधे घंटे में जो टीवी में होता है, वो 1 मिनट में करना होता है। वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1 मिनट में आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपको एंटरटेन भी करना है,
और आपको सामने वाले के अंदर जो 6 सेंस होते हैं उसमें से एक सेंस एक्टिवेट करना है, या तो वो स्माइल करे आपको सुन के, या तो वो गुस्सा हो, या तो वो रोए, कुछ तो हलचल हो, वरना फिर आपका बोलने का मतलब नहीं है। तो ये जादू सिर्फ और सिर्फ ये मैजिशियंस आरजेस कर सकते हैं, और ये कहीं नहीं हो सकता, ना ये सोशल मीडिया कर सकता है, ना ये कोई। और आप सोचो कितना क्रिएटिव काम है कि आपको कंटेंट को कम टाइम में पिरोना है, सबसे मुश्किल काम है। ज़्यादा में तो कोई भी टैलेंट दिखा सकता है, कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 1 मिनट में मेरी तारीफ करिए आप क्रिएटिविटी के साथ, तो कैसे करेंगे? आप कितनी सुंदर है, अति सुंदर है। 2 लफ्ज ही काफी है ना? करेक्ट। नहीं, आप है खूबसूरत माशाल्लाह। अब बस। मैं क्या बताऊं। हैदराबाद के पुट्टो देखो कहाँ हो? देखो जानी को देखो, सीख गया। नहीं, आप देखो, बोल दी अब तो मैं खूबसूरत भी हूँ, कहाँ हूँ अभी तक, इतना लेट क्यों कर रहे तुम लोग? अच्छा आयुषी, ये बताइए कि एक्सपीरियंस के हिसाब से एक आरजे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वो खूबसूरत भी होना चाहिए, उसकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, ये तो 2 चीज़ें आपने बता दी, लेकिन साथ साथ और चीज़ें हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले एक आरजे बनने के लिए ना पैशनेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मतलब एक, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कभी कभार क्या होता है, कुछ आरजेस जिनके अंदर पैशन नहीं होता, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। आप मान लीजिए आपका पहला साल है कंपनी में, आपने दिवाली मनाया, दशहरा मनाया रेडियो पे, आपको अगले साल फिर वही दिवाली दशहरा मनाना है, उसके अगले साल फिर वही दिवाली दशहरा मनाना है, और सेम चीज़ करने के लिए ना पैशन चाहिए, वरना आप बोर हो जाओगे। आप पता क्या करोगे? हाँ वही दिवाली ना, कुछ भी बोल के ख़त्म करो। आप रेडियो पे कुछ भी बोल के ख़त्म नहीं कर सकते, और ये वही इंसान करेगा जिसको लगेगा नहीं यार ये मेरा शो है, अगर मैं कल ये मेरे से छूट गया, नहीं बोलूँगी, दिवाली सेलिब्रेट नहीं करूँगी तो क्या होगा मेरा। तो आई थिंक ये पैशनेट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पैशन होगा तभी आप अपने शो के लिए, रेडियो के लिए लॉयल रहोगे, सबसे पहले ज़रूरी वो है। दूसरा, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है थॉट में। मतलब अगर आप अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं इसमें सोचती हूँ कि ऐसी क्या क्रिएटिव लाइन मारूँ जिससे आपको हंसी आ जाए, या ऐसी कौन सी क्रिएटिव लाइन मारूँ जिससे आपको लगे वाह क्या बोला है। तो वो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, रेलेवेंट होना ज़रूरी है। रेलेवेंट, जो क्योंकि कहा जाता है कि रेडियो इज़ नाउ। टीवी पे आप न्यूज़ अगर आप देखें, मान लीजिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है तो टीवी पे ना वो फिर भी बुलेटिन में आएगी थोड़ी देर के बाद, पर रेडियो ही एक ऐसा मीडियम है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी रेडियो पे सारी अपडेट्स जाती थी, तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप तुरंत बोल सकते हो ब्रेकिंग न्यूज़, अभी का अभी ब्रेक कर सकते हो। तो रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी, जो बाहर चल रहा है वो रेडियो पे होना चाहिए, जो दुनिया जिस चीज़ के बारे में बात कर रही है वो रेडियो पे होना चाहिए। अभी जैसे लक्षद्वीप के बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो हम भी लक्षद्वीप के बारे में रेडियो पे बात कर रहे हैं, तभी लगेगा कि हाँ हम भी भाई, अगर बात चल रही है लक्षद्वीप की और हम बात कर रहे हैं कि इसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, वो एक्टर का ये हो गया वो हो गया, तो वो रेलेवेंसी चली जाएगी। तो क्रिएटिव, रेलेवेंसी, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है, और पैशन। जब आप इतनी पॉपुलैरिटी की बात करती हैं तो एक बात बताएं कि अगर मान लीजिए आपको भी मन की बात प्रोग्राम दिया जाए, हाँ, तो आप क्या प्रेजेंट करेंगी? देखिए, मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर देश की उन्नति के बारे में बात होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था मोदी जी का ये प्रोग्राम, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल स्क्रिप्ट ना एक आरजेस की तरह स्क्रिप्ट तैयार की थी उन्होंने। मतलब हम भी ऐसी तैयार करते हैं जहाँ हम बात करते हैं पिछले गए हुए कुछ स्पेशल डेज़ की, आने वाली उन्नतियों की, और फिर आने वाले स्पेशल डेज़ की। बड़े क्रिएटिव तरीके से उनका प्रोग्राम भी प्लान हो रहा है। तो मैं भी डेफिनेटली बात करना चाहूँगी कि किस तरह से हैदराबाद में विमेन सेफ्टी तो डेफिनेटली है, इस पे तो नो डाउट, क्योंकि मैं खुद रात को 1-2 बजे घर जाती हूँ, काफ़ी सेफ फील करती हूँ। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी कि किस तरह से हम और विमेन को सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि इससे हमारा जो स्टेट है वो और डेवलप हो। उसमें मेरी तरह जितनी भी और लड़कियां हैं जो आरजे बनना चाहती हैं, या जो मीडिया में अभी भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मीडिया में शायद पहले लड़कियों को उतना स्कोप नहीं था, लेकिन अभी बहुत स्कोप है। और टैलेंट के बेसिस पे, मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि प्योरली टैलेंट के बेसिस पे, आपके अंदर टैलेंट है जो दिखेगा वो डेफिनेटली आगे जाएगा। तो मैं लड़कियों को हमारे स्टेट की जो है मीडिया में आने के लिए फुल ऑन ऐसा मोटिवेट करना चाहूँगी उस प्रोग्राम के थ्रू। फिर इससे एक नुकसान ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आप कंटेंट हेड के तौर पे ही काम करोगी, ना कि आरजे आयुषी सिंह नहीं आएगी, बल्कि एक और लड़की आएगी। ओह,
आपका जो मोटिवेशन है? ये आप ब्लेसिंग दे रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या? मैं अभी भी कंटेंट हेड हूँ, मैं अभी भी आरजे हूँ, मैं अभी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रेडियो पे आप एक काम नहीं कर सकते हो, आपको दिया ही नहीं जाएगा। आपको बोलेंगे आप जा सकते हो, दरवाजा खोल लीजिए। नहीं, ये तो आप उन लड़कियों को सलाह भी दे रही हैं और डरा भी रही हैं। नहीं। क्योंकि देखिए आयुषी, आप सिर्फ आरजे बनने के लिए कभी बोलती हैं, हाँ, कभी बोलती हैं कि आप एक आरजे नहीं बल्कि कंटेंट भी आपका सॉलिड होना चाहिए। फिर आप जो प्रेजेंट करती हैं वो भी सॉलिड होना चाहिए। और सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव होना चाहिए। तो फिर एक बेचारी क्या क्या करेगी? तो मैं बेचारी कैसे कर रही हूँ? हाँ, तो बेचारी को एक्सपीरियंस है, वो हाँ, तो तो नहीं हम भी आएगी। उसको ट्रेन करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बताइए फिर। स्वीटहार्ट, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे, पूरा मौका देंगे, धीरे धीरे आपको सिखा देंगे सब कुछ। आप खुद बोलोगे मैं इतना ज्यादा काम कर गई, मेरे को पता ही नहीं चला। सही बात। ट्रेनिंग, इंसान है, मैं भी समझती हूँ। मेरे पास भी कोई एकदम से नहीं आया, धीरे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई। मेरी पूरी सहानुभूति है लड़कियों के साथ, अब बिल्कुल। ऐसा बदनाम ना को करो नहीं मेरे नहीं, को। बिल्कुल सवाल ही नहीं है। बहरहाल आयुषी सिंह बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। अभी मैं पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आयुषी जी, अभी हमें ये बताइए कि आपका जो प्रोग्राम होता है सवेरे सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक, फिर उसके बाद फिर आप बहुत सारे काम करती हैं, तो इस माध्यम से, इस लिहाज से ये जो सोशल लाइफ है, आप वो किस तरह हैंडल कर पाती हैं? सोशल मीडिया लाइफ या सोशल लाइफ? सोशल लाइफ। सोशल लाइफ। सोशल मीडिया तो खैर भाई वही बकबकी वाली बात होती है। मैं सोशल लाइफ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार है, दावतें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो भी तो आप जिंदगी का हिस्सा होती हैं। करेक्ट है, करेक्ट। देखो, जब हम 16-17 साल के होते हैं तब सोशलाइजिंग का कीड़ा सबसे ज़्यादा होता है। और ये सब मैं जब 16-17 साल की थी, मैंने बहुत सोशलाइजिंग किया था। शायद वही एक रीज़न है कि आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं हैदराबाद में। ये मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की है उसके लिए। कहीं ना कहीं सोशलाइजिंग के पीछे मेरा पर्पस भी यही होता था कि मैं यहाँ जाऊँगी, 4 लोगों से मिलूंगी तो काम मिलेगा। ये भी एक दिमाग में चलता था, बैक ऑफ द माइंड। तो ऐसे करते 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 आज मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ कि हैदराबाद के जितने भी एलीट इवेंट मैनेजर्स हो गए बड़े बड़े, या जितने भी सेलिब्रिटी मैनेजर्स हैं या सेलेब्स भी हैं, मेरा उनके साथ इतना अच्छा कांटेक्ट हो गया है कि आप मानेंगे नहीं ये बात। एनिमल की टीम आई हुई थी हैदराबाद, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना और जितनी भी पूरी कास्ट है, और किसी को भी इंटरव्यू नहीं मिल रहा था उनका। साफ मना बोल दिया गया था कि इंटरव्यू नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले बहुत सोशलाइज करती थी, तो उस वक्त ना मैंने एक दोस्त बनाया था जो बॉम्बे से सेलेब्स को लेकर आता था। जैसे नॉर्मल दोस्ती हुई, मैंने उसका हैदराबाद में थोड़ा बहुत ख्याल रखा। अब तो अपन हैदराबादी है तो गेस्ट नवाजी तो करते ही हैं। तो वो कि आज वो बंदा एक कंपनी का हेड बन गया। अच्छा। और वही लेकर आया था एनिमल की टीम को। और वो मेरा इतना अच्छा दोस्त, उसने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया सिवाय मेरे। क्या बात? एनिमल का इंटरव्यू हैदराबाद में किसी को नहीं मिला मेरे सिवा। रणबीर के साथ, रश्मिका के साथ मैं एक पर्सनल रूम में थी, ये मौका किसी को नहीं मिला। तो आई थिंक मेरी सोशलाइजिंग तब की, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे को लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों लोगों के साथ इतना घूम रही हूँ, ज़रूरत क्या है यार। आज वो काम आई। अगर ये मैंने उस वक्त नहीं किया होता तो वो दोस्त मेरा आज बनता ना, ही वो मेरे लिए इतना करता। तो लाइफ में पहली बात तो ये कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सोशलाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये 10 साल पहले की बात, 10 से 12 साल पहले की बात है। तो अब मैं क्वालिटी सोशलाइजिंग में बिलीव रखती हूँ। मतलब अब ऐसा नहीं कि आँख उठाया चलो यहाँ आए चले जाएं, आँख उठाया। अब मैं सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ जाऊँगी, यहाँ मेरे दोस्त है, यहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है, यहाँ जाना ज़रूरी। जैसे अभी मैं ये इंटरव्यू फिनिश करके आज शाम को जाने वाली हूँ एक पार्टी में। ऐसी चलती है ज़िंदगी, ख़त्म करूँगी, जाऊँगी, फिर सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाऊँगी। तो कुछ चीज़ें जो मिस कर सकते हैं वो मिस कर देती हूँ, जो नहीं मिस कर सकते वहाँ तो जाना ही पड़ता है। बट सोशलाइजिंग कभी भी आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। वो इतनी हेल्पफुल हो सकती है ना, आई कांट टेल यू, आप बिलीव नहीं कर सकते। आपको लगेगा क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस इंसान के साथ, मेरे को घर जाके मैं सो जाता, क्यों मैं लंच कर रहा हूँ। वो इंसान आपके कब काम आ जाए यू विल नेवर नो। मे बी आज नहीं आएगा, 10 साल के बाद आएगा। वो इंसान मेरे आज 11 साल के बाद काम आया। तो अब मैं क्या मानूं, जब आपसे मेरी बात हो रही है तो आप मेरे लिए हेल्पफुल कब होंगी?
मैं तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल हूँ, देखो ना मैं यहाँ पर आने वाली हूँ आपके साथ। बिल्कुल। नहीं, अभी आपने बताया कि रणवीर के साथ आपने इंटरव्यू किया और फिर कौन सी टीम के तकरीबन लोग आपसे, सलमान खान के साथ आपने बातचीत की। हाँ। तो सारे लोगों से तो खैर आपने बात किया, सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन केबी जानी के साथ मिला या उन लोगों की बातचीत? नहीं, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मेरे को सबको पानी पिलाने वाले केबी जानी के साथ मिला। तो बहरहाल मैंने हज़राए मजाक बताया। बहरहाल नाजरीन, हम आपको बता दें कि आयुषी सिंह का एक और पहलू ये है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये इंटरव्यू कर चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी है कि हर मौजू पर हर लिहाज से बात करती हैं। और जो भी एक्टर, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, उसी तरीके से बॉलीवुड के एक्टर्स भी काफ़ी खुश होते हैं। तो बहरहाल हमारी खुश नसीबी है कि आप हमसे बात कर रही हैं। थैंक यू। मेरे को सबसे ज़्यादा खुश नसीबी आपके बात अगर किसी से मिलके हुई थी तो वो थी अक्षय कुमार से जी। और रक्षाबंधन के टाइम पे मैं उनसे मिली थी, जहाँ मैंने उनको बोला था कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं आपको भाई वाली झप्पी देना चाहती हूँ। हाँ। और उन्होंने तुरंत मेरे को गले लगाया था और बोला था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ अपने इंस्टाग्राम पे RJ आयुषी ऑफिशियल के नाम से, तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ आयुषी जो भी आपसे शादी करेगा अक्षय कुमार उसका साला होगा। अक्षय कुमार अगली बार हैदराबाद आएगा ना, वो मेरे को, वो खिलाड़ी मेरे साथ खेल जाएगा, मेरे को तब गोली मार देगा। तो बहरहाल हम बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और प्रोग्राम का जो पड़ाव है आखिरी समय में आ गया है, वक्त खत्म हो रहा है। तो बहरहाल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी, आपने आज तक इतने लोगों का इंटरव्यू किया होगा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? जाहिर सी बात है आयुषी सिंह, क्योंकि देखिए नाजरीन हम आपको बता दें कि ये बोलने ही नहीं दे रही है। अरे और लगातार कैमरा फुटेज यही खा रही है, तो फिर आपसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं अब कुछ नहीं बोल रही। नहीं, अभी तो आपको बोलना है। आखिर में चलते चलते जो भी नौजवान इसको करियर के तौर पर चुनना चाहता है या फिर नौजवानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये टैलेंट आपके अंदर है कि नहीं, और ये आपको पता चलेगा रेडियो सुनते सुनते। जब आप रेडियो सुनते रहोगे तो आप कनेक्टेड फील करोगे कि आई कैन स्पीक लाइक दिस, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, నేను కూడా ఇట్లా మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో, ऑडियंस तो कनेक्ट అవుతుందేమో అని वो एक फीलिंग आना चाहिए। जब आपको वो फीलिंग आएगा ना, आप तभी आगे बढ़ना। पेशेंस, पैशन, क्रिएटिविटी, रेलेवेंस, ये 4 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए तभी आप रेडियो में हो। बिकॉज मैं वो इंसान नहीं हूँ रेडियो की जो आपको बोलूँगी कि रेडियो की दुनिया मतलब अमेजिंग होती है, यहाँ पर तो आप आओगे 4 घंटे काम करोगे निकल लोगे, नहीं। क्योंकि ये भी आपकी 8 घंटे की नौकरी की तरह ही है और आपको हार्डवर्क करना है, और जब आप हार्डवर्क करोगे तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और ये काम करके आपको खुशी भी मिलेगी कि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, किसी को स्माइल कर रहे हो। तो डेफिनेटली कम टू द मीडियम। मैंने कर लिया तो कोई भी कर लेगा, पहली बात तो मैं ये भी मानती हूँ। सो कम फॉरवर्ड, मेरे को रेज्यूम भेजो भाई, मैं ही ले लेती हूँ तुम्हारे को, कहीं को टेंशन ले रहे तुम। सो खुशी खुशी प्लीज़ आप आगे आइए। आपको RJ बनना है, पॉडकास्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, वंस यू फील कनेक्टेड प्लीज़ डू इट। अपने आप रास्ता बन जाएगा आपके लिए, आप एक बार रास्ते पे चल तो दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक सांस में सारी चीज़ें बता दी। तो बहरहाल नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। La 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 la. होश वालों को खबर क्या, बेखुद
फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। ये क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी